नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस आल एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 7 का इतिहास, जो पार्ट 2 का कुछ छूट गया है वे, और पार्ट 3 का अध्ययन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बलबन से हम छोड़े थे। बलबन एक योग्य और अनुभवी शासक था। उसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सर्वप्रथम उसने तुर्कान चिहलगामी नामक 40 गुलामों के दल को समाप्त किया तथा दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए आसपास के जंगलों को कटवाया तथा साफ करवाया। वहां पुलिस चौकियों का निर्माण कराया। इस प्रकार वह दिल्ली के आसपास रहने वाले मेवातियों के विद्रोह को रोकने में सफल रहा। मेवातियों के अलावा उसने अन्य विद्रोहों का भी दमन किया। बलबन ने कानूनों को लागू करने में कठोरता बरती। उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई और उसने राजा के पद को प्रतिष्ठित बनाया। वह राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानता था। बलबन का मानना था कि राजा को ईश्वर से शक्ति प्राप्त होता है, इसलिए उसके कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती। इससे उसकी निरंकुशता सुरक्षित होती है। इसलिए वह दरबार में अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठता था। वह न तो कभी मजाक करता था और न ही हंसता था। उसके दरबार में निर्धारित ढंग से वस्त्र पहनकर आने बैठने आदि के बारे में नियम बनाए, जिसका कठोरता से पालन किया जाता था। बलबन ने दरबार में सिजदा और पायबोस नामक ईरानी परंपरा प्रारंभ कराई। दरबार में उसने प्रत्येक वर्ष ईरानी त्योहार नौरोज मनाने की प्रथा प्रारंभ की। उसने सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था बनाई, जिससे राज्य की पूरी खबरें गुप्तचर सुल्तान को देते थे। बलबन की प्रमुख विशेषता थी कि उसने सदैव न्याय को सुल्तान का प्रमुख कार्य समझा। उसने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना पर भी ध्यान दिया। सैनिकों को संतुष्ट रखने के लिए उसने उसका वेतन सदैव समय पर दिया। उन्हें सक्रिय रखने के लिए निरंतर अभ्यास पर बल दिया। बलबन ने राजा को बाहरी आक्रमण से बचाने एवं मंगोलों की शक्ति को रोकने का प्रयास किया। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में एशिया और यूरोप में आक्रांताओं की नई लहर आई। यह नए आक्रमणकारी मंगोल थे, जिन्हें उस महान साम्राज्य के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, जिसका गठन उन्होंने चंगेज खां के नेतृत्व में किया। 13वीं शताब्दी का अंत होते होते मंगोल साम्राज्य ज्ञात दुनिया के बड़े भाग तक फैल चुका था। चंगेज खां के नेतृत्व में उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। मंगोल आक्रमण की भयंकरता को बलबन भली भांति अनुभव करता था, इसलिए उन्हें रोकने के लिए उसने मंगोलों के मार्ग में पड़ने वाले पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई, नए दुर्गों का निर्माण कराया। वहां पर हृष्ट-पुष्ट सैनिकों एवं विश्वसनीय और अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति किया। शस्त्र एवं भोजन आपूर्ति की पूर्व व्यवस्था भी वहां पर की गई। फारसी शब्द मुगल का उद्भव मंगोल शब्द से हुआ है, यानी मुगल फारसी शब्द से बना है। उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके वंश का शासन अधिक दिन तक न रह पाया, परंतु दिल्ली को जो शक्ति बलबन ने प्रदान की, उसी के परिणाम स्वरूप खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हुआ है। इसी के साथ सेकेंड चैप्टर समाप्त होता है और हम थर्ड चैप्टर पे चलते हैं। पार्ट 3, सल्तनत का विस्तार और खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तुर्क तथा खिलजी सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष में खिलजी सरदार जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान बनने में सफल रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत आए थे। अफगानों की भाषा में गर्म प्रदेश को खज्म कहते थे, अतः यह खिलजी कहलाए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। वह एक उदार तथा सहिष्णु शासक था। उसने दंड के नियमों को मानवीय बनाने पर ध्यान दिया और विद्रोही तुर्क सरदारों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। सुल्तान का भतीजा अलाउद्दीन, जो कड़ा, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश एवं अवध का इक़्तिदार तथा रक्षा मंत्री था, देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए स्वयं निकला। वहां उसे विजय के साथ साथ अपार धन मिला। सुल्तान अपने भतीजे अलाउद्दीन के इस अभियान की सफलता के कारण उससे मिलने कड़ा, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश की ओर चल पड़ा, पर कड़ा में सुल्तान की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन द्वारा कर दी गई। जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन प्राप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से
1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली की तख्त पर बैठा। वह महान विजेता, कुशल शासक और चतुर राजनीतिज्ञ था। उसके सुल्तान बनते समय दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था का बोलबाला था। उलेमाओं का दखल शासन में बहुत बढ़ गया था। अमीर तथा सरदार विद्रोह कर रहे थे। मंगोल आक्रमणकारी लगातार हमले कर रहे थे। इन परिस्थितियों का सामना उसने बड़े धैर्य और सुनियोजित योजना बनाकर किया। सबसे पहले उसने जलालुद्दीन खिलजी की उदार और सहिष्णु नीति का त्याग कर कठोर नियमों को लागू किया। इन कठोर नियमों और सुनियोजित योजनाओं के बल पर वह विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। प्रशासन में राज और धर्म का अलगाव। अलाउद्दीन को शासन के मामले में धर्मगुरुओं का दखल पसंद नहीं था, उलेमाओं का। इसलिए वह शासन संबंधी नियम बनाने और उन्हें लागू करने में उनकी बातों को नहीं मानता था। सैनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना को है। अलाउद्दीन ने एक विशाल अस्थायी सेना का गठन किया। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। सैनिकों की नियुक्ति उनकी घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यता के आधार पर की जाती थी। सैनिकों की हुलिया का पूरा विवरण रखा जाता था। सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई। घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था प्रारंभ की। अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने अनेक नए किलों का निर्माण कराया तथा पुराने किलों की मरम्मत करवाई। इन किलों को रसद आपूर्ति की भी पूरी व्यवस्था दी गई। ये उस समय का भारत है, देख लीजिए। राज्य विस्तार। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार, चंदेरी के राजपूत राजाओं को हराकर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना, वारंगल और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की और उन्हें सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इन शासकों को इस शर्त पर अपने राज्य में शासन करने दिया गया कि वे सुल्तान को कर देते रहेंगे और उनकी अधीनता स्वीकार करेंगे। अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों को अपने राज्य में क्यों नहीं मिलाया? इस तरह की नीति गुप्त वंश के किस शासक ने अपनाई? तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। समुद्रगुप्त ने किया था शायद। अमीरों और सरदारों पर नियंत्रण। अलाउद्दीन का मानना था कि दावतों और उत्सवों से मिलने से अमीरों और सरदारों में निकटता तथा आत्मीयता बढ़ती है। उसने सुल्तान के प्रति षड्यंत्र और विद्रोह करने का अवसर मिलता है जिससे सुल्तान के प्रति षड्यंत्र और विद्रोह करने का अवसर मिलता है। अतः विद्रोहों के रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों और सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए। उनके इलाकों पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिया गया। अमीरों की दावतों, मदिरापान तथा गोष्ठियों पर भी नियंत्रण लागू किया गया। सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोहों का आयोजन नहीं कर सकते थे। गुप्तचर सदैव उन पर नजर भी रखते थे। इन प्रतिबंधों से सरदार और अमीर भयभीत रहते थे। सुल्तान के विरुद्ध किसी का सिर उठाने का साहस नहीं था। इस प्रकार उनका अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। मंगोल आक्रमण का प्रतिरोध। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के आक्रमण होते रहते थे। अलाउद्दीन के समय में मंगोलों ने कई आक्रमण किए। मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने बलबन की भांति पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण करवाया। इन किलों में उसने योग्य और कुशल सेना रखी। यह सेना मंगोलों के आक्रमण को रोकती थी। कृषि नीति। अलाउद्दीन पहला मध्यकालीन शासक था जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को बिस्वा से नापने की प्रथा शुरू की। खराज पैसा से नहीं बल्कि अनाज के रूप में वसूल किया जाने लगा ताकि नगरों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाया जा सके। बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन को मंगोल आक्रमण से राज्य की सुरक्षा तथा सल्तनत विस्तार के लिए एक बड़ी सेना रखना जरूरी था। इन सैनिकों को उनकी जरूरतों के अनुसार वेतन देने में खजाना खाली हो जाता था। अतः उनके कम वेतन में सैनिकों का खर्च चलाने के लिए बाजार नियंत्रण लागू किया। उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना जीवन निर्वाह कर सके। बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए कुशल और ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए जिसका प्रभुत्व सहना अधीक्षक कहलाया, जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। दुकानों को बाजार के नियम का पालन करना पड़ता था। दुकानदारों को यदि कोई दुकानदार वस्तुओं की कीमत अधिक लेता था या माप तौल में कम कर देता था तो उसे कठोर दंड
दिया जाता था। बाजार के भाव और सामानों पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। सुल्तान को प्रतिदिन बाजार की पूर्ण सूचना प्राप्त होती थी। कभी कभी सुल्तान स्वयं भी वस्तुओं और उसके मूल्यों की जांच करता था। इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि दुकानदार वस्तुओं का अधिक मूल्य लेने का साहस नहीं कर पाते थे। कुशल बाजार नियंत्रण के लिए सरकारी गोदाम भी स्थापित किए गए। अकाल पड़ने के समय गोदाम में खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती थी। वह पहला शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की। पूछताछ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। साहित्य और कला। प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो और बर्नी उसके दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो का लोकप्रिय नाम तूती ए हिंद था तथा वह प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली और सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों, दोहा, मुर्गियों और कव्वालियों के लिए प्रसिद्ध था। ये आप देख लीजिए खिलजी वंश का कौन कौन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अलाई दरवाज़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट कुव्वत इस्लाम मस्जिद के एक द्वार के रूप में अलाई दरवाज़ा बनवाया। उसने दिल्ली में एक विशिष्ट टैंक का निर्माण कराया जिसे हौज खास के नाम से जाना जाता है। हौज खास और अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। इसी के साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।